पिछली वीडियो में हमने जाना था संविधान किसको कहा जाता है, संविधान के क्या कार्य होते हैं और संविधान की क्या आवश्यकता होती है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना, इसको जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारतीय संविधान किसने बनाया। भारतीय संविधान एक सभा ने बनाया जिसको संविधान सभा कहा जाता है। अब ये संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, क्योंकि संविधान बनाना बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और ये किसी से भी बनाया नहीं जा सकता, बल्कि इसको बनाने के लिए बहुत ही कुशल लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत एक अनुभवी लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए सवाल यह है कि संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य शामिल थे और उन सदस्यों को चुनाव किसने करा। तो ये प्रोसेस हम जानेंगे अब कि क्या प्रक्रिया थी जिससे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने करा, जनता ने नहीं करा, बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था और विधायकों ने एक तरीके से, यानी विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करा था। अब एक योजना थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो थी, संविधान सभा के गठन के लिए ये कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी और ये जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, क्योंकि उस टाइम पर भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी, ठीक है, उस समिति ने जो एक योजना स्टार्ट करी, एक प्लानिंग, वो थी कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ या संविधान सभा का गठन हुआ। अब इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी कैबिनेट मिशन की इस योजना के अनुसार। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना में ये चीज़ें शामिल थी कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। यानी कि क्योंकि उस टाइम पे क्या था, भारत में दो तरह के क्षेत्र हुआ करते थे या दो तरह के राज्य हुआ करते थे। एक राज्य तो वो थे जो डायरेक्ट जिन पर ब्रिटिश डायरेक्ट रूप से शासन करते थे, और एक राज्य वो होते थे जिन पर ब्रिटिश शासन अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे राजाओं के माध्यम से। यानी उनमें जो एक राजा नियुक्त कर दिया जाता था जो उन पर शासन करता था, लेकिन वो भी ब्रिटिश शासन के अंडर में ही आते थे। तो एक होते थे प्रांत और एक होती थी देशी रियासतें। ठीक है, तो उन प्रांत को, उनकी देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। क्या अनुपात था सीटें प्रदान करने का, कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। यानी कि जिस एरिया में या जिस प्रांत में अगर जनसंख्या है 10 लाख तो वहाँ पे एक सीट मिलेगी, अगर जनसंख्या है 20 लाख तो वहाँ पे 2 सीटें मिलेंगी, अगर जनसंख्या है 3 लाख तो वहाँ पे 3 सीटें मिलेगी। क्लियर है। यहाँ से इस तरह जो है, यानी ये प्रोसेस था, ये सीटें प्रदान करने का तरीका था और इसी के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अब इस तरह क्या होता है, जब इस तरह सीटें प्रदान की गई, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अपनाई गई, तो प्रांत जो थे ब्रिटिश शासन वाले प्रांत, वहाँ पे 292 सीटें बनी और जो देशी रियासतें थी वहाँ पे जो है 93 सीटें बनी। ठीक है, तो ये 292 और 93 ये जो टोटल है, ठीक है, ये जो सीटें हो गई हमारी, ये जो सीटें थी, इन सीटों पे जो है चुनाव होना था और यहीं से जो है संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा बनी। ठीक है, अब कोई नहीं जानता था कि आगे जाके भारत का जो है ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946, और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में एक इसकी पुनः बैठक होती है। 1946 को ये पता नहीं था आगे जाके कि भारत का एक तरीके से विभाजन हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो जाएगा। अगर ये पता होता तो वो बैठक नहीं होती। इसलिए 14 अगस्त 1947 को एक दोबारा से बैठक होती है
जिसमें चर्चा वगैरह होती है। और अब क्योंकि 1900 जब संविधान सभा बनी तो उसमें जो है पाकिस्तान के सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा जब बनी तो उसमें पाकिस्तान के सदस्य भी शामिल थे, लेकिन विभाजन के बाद वो पाकिस्तान क्षेत्र अलग हो गया। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों में जो पाकिस्तानी सदस्य थे वो अपने आप ही उस सभा से निकल गए। तो इसलिए जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह जाती है बस। और उन 299 में से भी 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी जब 284 सदस्य आते हैं और ये जो है संविधान पर हस्ताक्षर करके संविधान को एक तरीके से लागू कर देते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक हमारे पास, संविधान सभा के कामकाज की शैली, यानी संविधान सभा के काम करने का क्या तरीका था, उस तरीके को अब हम जानते हैं, यानी किस तरीके से काम करा संविधान सभा ने। तो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया, यानी कि संविधान सभा क्योंकि पूरे देश के लिए संविधान बना रही थी, इसलिए उन्हें पूरे देश के हित को ध्यान में रखना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने पूरे देश के हित को ध्यान में रखा और उसके अनुसार विचार विमर्श किया और संविधान बनाया। सदस्यों के बीच अक्सर मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कभी कोई मतभेद हुआ हो। यानी कि सदस्यों के बीच मतभेद होते थे मुद्दों को लेकर कि भाई क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें संविधान के अंदर शामिल होनी चाहिए, क्या चीज़ें संविधान के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पर और छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहस हुआ करती थी संविधान सभा के सदस्यों के बीच। और वो संविधान सभा के सदस्य इसलिए बहस नहीं करते थे कि जो है मेरी बात ऊंची बन जाए, नहीं, संविधान सभा के सदस्य इसलिए बहस करते थे क्योंकि उन्हें जो है देश की परवाह थी, देश की फिक्र थी। इसलिए वो एक एक चीज़ पे इतनी तनिक विचार किया करते थे, इतना विचार विमर्श किया करते थे ताकि देश के लिए कोई भी नुकसान ना बने। तो वो जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से विचार विमर्श उन्होंने करा संविधान बनाते टाइम, और इस टाइम और उस दौरान उनके अंदर मतभेद भी हुए। जैसे संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे यहाँ पे दे भी रखे हैं, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, इस पे बहुत सारा एक तरीके से मतभेद हुआ। और विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, इस पर भी काफ़ी मतभेद था। न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, संविधान को संपत्ति के अधिकारों पर रक्षा करनी चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा प्रावधान था जिस पे लगभग किसी का कोई मतभेद नहीं था, और वो क्या था, वो था सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार एक ऐसा प्रावधान था जिस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सभी इसको ज़रूरी मानते थे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार देना, इसको बोला जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, तो इस पे जो है किसी पे भी कोई मतभेद नहीं था। ठीक है, अब कार्यविधि समझते हैं कि क्या कार्यविधि थी, किस तरह काम हो रहा था संविधान के ऊपर, क्योंकि संविधान बनाना बहुत मुश्किल काम था, बहुत जटिल काम था, बहुत ही एक तरीके से ऊपरी उच्च लेवल का काम था ये। तो क्या तरीका था, किस तरीके से काम बांट रखा था, उसको समझते हैं। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। ठीक है, यानी कि संविधान सभा ने क्या कर रखा था, कमेटियां बना रखी थी, एक तरीके से ग्रुप्स बना रखे थे जो अपना अलग अलग काम करते थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे, यानी एक तरीके से लीडर के रूप में ये थे। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, ये सभी ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से अलग थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे, यानी वो गांधी की आलोचना करते थे और एक तरीके से गांधी जी पर आरोप लगाते थे कि वो अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह पटेल और नेहरू भी बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे, यानी कि वो एक दूसरे से यानी बहुत ज़्यादा मतभेद था, लेकिन उसके बावजूद भी एक सफल संविधान उन्होंने बनाया भारत के लिए। तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे जो है मतभेद हुआ करते थे।
अब ये जो है मतभेद हुए, लगातार काम भी हुआ संविधान के ऊपर, संविधान ने जो है संविधान बनाया और इसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बहस हुआ करती थी एक एक टॉपिक पे, और इसीलिए संविधान को बनाने में कितना टाइम लग गया, 2 साल 11 महीने लग गए। 2 साल 11 महीने जो है संविधान को बनाने में लग गए। अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन क्योंकि उस टाइम पे भारत हमारा गुलाम था, ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन ने भी काफ़ी हद तक संविधान को बनाने में हमें हमारी मदद करी है, हमारे नेताओं की, हमारे लोकप्रिय नेताओं की मदद करी थी। तो क्या मदद करी थी कि भैया हम जो है संघर्ष कर रहे थे, हम समानता की मांग कर रहे थे, हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, हम संप्रभुता की मांग कर रहे थे। तो वो चीज़ें संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, उन सारी चीज़ों को संविधान के अंदर शामिल किया गया। इमेजिन करो अगर हम गुलाम नहीं होते तो वो सारी चीज़ें शायद वो सारी चीज़ें शामिल ना हो पाती, क्योंकि हम गुलाम थे इसलिए हमें इन चीज़ों का महत्व पता था कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, समानता का क्या महत्व है, न्याय का क्या वैल्यू है। ये सारी चीज़ें हमें पता थी, इसलिए हमने संविधान के अंदर इन चीज़ों को भी शामिल किया। इसका एग्जाम्पल है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी ने 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और इसी उद्देश्य के प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता को जो है शामिल किया गया। अब आता है संस्थागत व्यवस्थाएं। और भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने जो है बखूबी इस चीज़ को समझा। उन्हें पता था कि शक्तियों का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने शक्तियों का बंटवारा करा। किस तरह उन्होंने शक्तियों का बंटवारा करा? संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इस पर तनिक विचार हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर लगभग सारी शक्तियाँ होती हैं, यानी मेन काम जो है प्रधानमंत्री करता है और उसकी मंत्रिमंडल करती है। संघात्मक व्यवस्था यानी कि जिसमें कई सारी सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे हमारे भारत में आप देखते हो केंद्र सरकार भी है और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें भी है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। तो ये जो है हमारे भारत ने अपनाया, स्वीकार करा। इसके अलावा हमारे जो संविधान सभा के नेता थे बहुत ज़्यादा होशियार थे, समझदार थे। उनके अंदर कोई एक तरीके से ऐसा नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या करा, संविधान सभा के सदस्यों ने और दूसरे देशों के देखे संविधान, दूसरे देशों के संविधान देखे कि उन संविधानों में क्या चीज़ें अच्छी हैं। ब्रिटिश संविधान देखा, अमेरिका का संविधान देखा, आयरलैंड का संविधान देखा, फ्रांस का संविधान देखा, कनाडा का संविधान देखा और ये जानने की कोशिश करी कि क्या इनके अंदर चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें इनके अंदर बुरी हैं। तो जो चीज़ें अच्छी लगी हमारे नेताओं को वो चीज़ें हमारे संविधान के अंदर ऐड करी ताकि हम एक अच्छा बेस्ट संविधान बना सकें। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये प्रावधान लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। फ्रांस के संविधान से क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका के संविधान से क्या लिया, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से क्या लिया, एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो इस तरह जो है बहुत सारे देशों से हमारे नेताओं ने संविधान के अंदर हमारे संविधान के अंदर चीज़ें शामिल करी ताकि एक अच्छा संविधान हम बना सकें।